तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए फिफ्थ सेमेस्टर यानी कि बीए पंचम सेमेस्टर के छात्र जिनका सब्जेक्ट हिंदी है उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए हिंदी के फर्स्ट पेपर के यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में और टॉपिक्स के बारे में। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक यूनिट करके आपको कवर करा रहे हैं कि कौन से यूनिट में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको क्या क्या तैयार करना है। तो इसलिए आप लोग तैयारी करते रहिए अभी से, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। तो चलिए आते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, 8 चैप्टर में पूरा का पूरा सिलेबस डिवाइड है 8 यूनिट में। ठीक है, हिंदी का चाहे आप यूनिट बोले चाहे चैप्टर चाहे सिलेबस, मतलब कि एक ही सब चीज़ है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 यूनिट जो है ना वो कवर कर रखी, फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट। ठीक है, और आज जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, ध्यान सुनेंगे आप लोग, यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो यूनिट नंबर जो आपका 3 है, तृतीय, वो है साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएँ। जो साहित्य शास्त्र की अवधारणाएँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में, जैसे काव्य रूप है, काव्य गुण है, शब्द शक्ति है, काव्य दोष है। तो इन सब से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान सुनेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, तो पहला प्रश्न है यूनिट नंबर 3 का कि काव्य के रूप क्या हैं। सबसे पहले हम काव्य के बारे में आपको बता दे रहे हैं, फिर काव्य के रूप क्या है, काव्य के रूप कितने होते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं काव्य है क्या। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग को ज़रा भी कन्फ्यूजन हो, आप अच्छे से समझे, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। क्लियर। तो काव्य, काव्य को कविता और पद्य भी कहा जाता है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आदिकाल में और जो आपका ये रीतिकाल था, ठीक है, इसमें जो रचनाएं हुआ करती थी उनको काव्य के नाम से जाना जाता था। जो कविताएं हुआ करती थी, जो रचनाएं थी, जो कवि लिखते थे, उनको ज़्यादातर काव्य कहा जाता था। आधुनिक काल के बाद ये आपकी जो बहुत सारी विधाएं हैं जो आ गई हैं, निबंध अलग, ठीक है, निबंध है, कहानी है, बहुत सारी चीज़ें जो आ गई हैं, विधाएं जो संस्मरण है, ये सब चीज़ें, ये पहले काव्य कहा जाता था। ठीक, क्लियर। उसके बाद काव्य, कविता या पद्य सब एक ही है। ठीक है, काव्य के हैं चाहे कविता के हैं चाहे पद्य। ठीक है, साहित्य की वह विधा है, ठीक है, यानी कि हिंदी साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी, कोई भी कहानी है या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये विधा है साहित्य की वह विधा है जिसमें कहानी, मान लीजिए कोई कहानी है तो कहानी में बहुत सारे पात्र रहते हैं, कोई राजा रहता, कोई रानी रहता, कोई प्रजा रहता है, कोई जंगल में रहने वाला आदमी रहता है। ठीक है, ये सब रहते हैं। ठीक है, तो भाई पात्र हो गए ना। जब कहानी कोई होती है तो उसमें क्या होता है, पात्र ही तो होते हैं। भाई एक राजा था, राजा के 2 रानियाँ थी, उसके पुत्र थे, तो वो सब पात्र हो गए ना। तो वही मतलब है कहानी या मनोभाव को, यानी कि मन के अंदर आप लोग कोई भाव है, आपके दिमाग में कोई चीज़ का, किसी चीज़ का भाव चल रहा है। ठीक है, भाव का मतलब है सब्जी बेचने वाला भाव नहीं। ठीक है, भाव का मतलब ये हुआ कि आपके मन में किसी चीज़ का, किसी शब्द के बारे में, किसी ठीक है पॉइंट के बारे में भाव चल रहा है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मनोभाव को कलात्मक रूप से, यानी कि मन की जो भावना है उसको कलात्मक रूप में, कलात्मक का मतलब ये होगा कलाकारी के दिखा के। जैसे कि मान लीजिए नाटक जब आप लोग देखते हैं ना, सीरियल तो देखते हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, कोई स्त्री रहती, कोई पुरुष रहता, कोई उसका बेटा रहता, कोई बच्चा रहता, कोई हॉस्पिटल है तो उसमें कोई डॉक्टर है। ठीक है, तो ये सब हो गया। ठीक है, क्लियर। तो वो सब क्या करते हैं, कलात्मक रूप, यानी कि कला दिखाते हैं। ठीक है, कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, मतलब कोई भाषा का यूज करते हैं। ठीक है भाई, जब वो जो मान लीजिए कलाकारी कर रहे हैं तो कोई ना कोई भाषा तो यूज करेंगे ना। तो जो भाषा यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है, भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है क्या, काव्य और कविता। ठीक है, तो सिंपल भाषा में बोलें तो काव्य, कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, यानी कि प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, भारत में कविता का इतिहास और कविता का दर्शन बहुत पुराना है। इसका प्रारंभ भरत मुनि से समझा जाता है। क्लियर, बहुत ही सिंपल भाषा में समझा दिया, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब जानते हैं काव्य के रूप के बारे में। ठीक है, तो काव्य रूप से कविता की रचना विधान का पता लगता है। जिस प्रकार काव्य शब्द एक विशिष्ट साहित्यिक विधा का ज्ञान कराता है, उसी प्रकार
रूप से उसकी बनावट और रचना पद्धति के विषय में पता चलता है। काव्य रूप कविता के अभिव्यक्त पक्ष के विषय में बताता है। ठीक है, ध्यान से सुन लेंगे। ठीक, फिर से चलिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। 1 मिनट, क्लियर? हाँ, तो काव्य रूप से कविता के रचना विधान का पता चलता, मतलब काव्य के रूप से पता चलता है कि हाँ भाई इस रचना में क्या बताया जाता है, क्या इसका मेन उद्देश्य, क्या विधान है। ठीक है, जिस प्रकार काव्य शब्द जो है एक विशिष्ट साहित्य विधा का ज्ञान कराता है, मतलब काव्य आपको बताता है कि वो कौन सी विधा की रचना है या फिर कौन सी विधा है, नाटक है या फिर ठीक है नाटक है, कविता है या फिर कहानी है, संस्मरण है, एकांकी क्या है, उस चीज़ का ज्ञान कराता है। ठीक है, सेम उसी तरह रूप से उसकी बनावट और संरचना की पद्धति के विषय के बारे में बताता है। मतलब रूप से किसी मान लीजिए कोई इंसान है, उसकी बनावट मान लीजिए छोटे कद की है, कोई इंसान है उसकी जो बनावट है वो बड़े कद की, मतलब लंबा है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है कि रूप से ही पता चलता है कोई इंसान काला है, गोरा है या फिर लंबा है, छोटा है। ठीक है, रूप से उसकी बनावट की और संरचना का पता चलता है कि उसकी जो रचना हुई है वो 2 पैर से हुई है, 2 हाथ से हुई है कि 1 हाथ से हुई, 1 आँख है कि 2 आँख है, उसकी जो संरचना हुई है वो कितने मतलब पार्ट से हुई है, वो दिखाई तो देता है ना कि भाई इंसान बनावट उसका थोड़ा लंबा है या फिर गोरा है, फिर काला है, छोटा है। ठीक है, और संरचना का मतलब उसकी संरचना और किन किन पार्टों से हुई है उसकी। ठीक है, हाथ है कि नहीं है, पैर है कि नहीं है, कितने पैर है, कितने हाथ हैं, आँख कितनी है, 1 है कि फिर ये। ठीक है, ये सब चीज़ें तो उस चीज़ के बारे में पता चलता है। काव्य रूप कविता के अभिव्यक्त पक्ष के विषय में बताता है। ठीक है, किसकी चीज़ के बारे में बताता है? अभिव्यक्त पक्ष के विषय में बताता है। अभिव्यक्त का मतलब होता है किसी विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करना। ठीक है, कोई भी मान लीजिए आपके विचार हैं, ठीक है, किसी सब्जेक्ट को लेकर, कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी मामला है, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, उन्हीं को व्यक्त करना ही अभिव्यक्त कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब अगला प्रश्न है कि काव्य के कितने रूप हैं? तो काव्य के पिछले कुछ वर्षों में कवियों के लिए काव्य के रूप की जो सूची थी वो 50 थी, लेकिन उसको बढ़ाकर 86 से 100 कर दिया गया और इस समय करंट में 168 है। ठीक है, जो काव्य के जो रूप हैं उनकी जो संख्या है इस समय वो 168 है। क्लियर? अगला प्रश्न है कि काव्य के गुण कौन कौन से हैं? तो काव्य के गुण जो है ना, भारत के नाट्य शास्त्र में गुणों की जो संख्या है वो 10 बताई गई है। पहला है श्लेष, दूसरा है प्रसाद, तीसरा है समता, ठीक है, समाध, मौधर, ठीक है, माधुर्य, ओज, सुकाम, ठीक है, सुकुमारता, अर्थ व्यक्त, उदारता एवं क्रांत। मतलब कि जो काव्य होती हैं यानी कि जो रचनाएं आपकी जो कविताएं होती, पद्य होती हैं, कविताएं, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं? तो कुल मिला के ये बताया गया है कि 10 गुण बताए गए हैं, 10 गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो आप लोगों के समस्त प्रस्तुत हैं ये सभी इसके गुण हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान कर लेना। बाकी इनसे बस इतना ही आएगा कि गुण बताइए बस कविता के या फिर काव्य के, बस आगे नहीं आएगा। अग्नि पुराण से गुणों की, बाकी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप तैयार कर लीजिएगा, हम बताएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए हम किसी और वीडियो में कवर कर देंगे, आप खुद पढ़ लीजिएगा। अग्नि पुराण में गुणों की संख्या 19 बताई गई है। कितनी बताई गई है? अग्नि पुराण में गुणों की संख्या 19 बताई गई है। दंडी भारत मुनि की तरह ठीक है 10 गुण मानते हैं, पर दोनों के नामों में अंतर है। वामान शब्दगत 10 और अर्थगत 10 गुण मानते हैं, यानी कि जो हमारे अलग अलग विद्वान थे वो अलग अलग गुण मानते हैं। कुछ तो सिमिलर है लेकिन उनका मतलब कुछ अलग अलग निकलता है। लेकिन आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 10 संख्या बतानी है। और माधुर्य मतलब कि सुंदरता, ठीक है, कितना कोमल है, ठीक है, आपकी रचना में ये गुण है। ओज, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल आपको इतना ही लिख देना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भाई काव्य के गुण की परिभाषा बताइए। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। काव्य के सौंदर्य की वृद्धि करने वाले और उसमें अनिवार्य रूप से विद्यमान रहने वाले धर्म को गुण कहते हैं। काव्य मतलब कविता के सौंदर्य को वृद्धि करने वाले, मतलब कि जो काव्य की सुंदरता है, काव्य की जो कोमलता है, ठीक है, उसकी वृद्धि करने वाले, मतलब कि मतलब सुंदर तो है, सुंदर पे उसमें 4 चांद लगा देना, मतलब सुंदर से सुंदर वृद्धि करना, ठीक, करने वाले, और उसमें अनिवार्य रूप से जो विद्यमान जो रहने वाले जो धर्म होता है, ठीक है, ठीक है, उसी को गुण कहते हैं। पहला तो सौंदर्य मतलब उसकी कोमलता, अच्छाई, ठीक है, उस पर 4 चांद लग गए, ठीक है, और उसमें अनिवार्य जो
कुछ गुण मतलब कुछ धर्म होते हैं, ठीक है, कुछ धर्म होते हैं, नियम कानून होता है, सिस्टम होता है, ठीक है, उसी को हम गुण कहते हैं। क्लियर। अगला है कि शब्द शक्ति क्या है, स्पष्ट करें। तो हिंदी व्याकरण में किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए प्रयुक्त अर्थ को शब्द शक्ति कहा जाता है। मतलब हिंदी व्याकरण में कोई वाक्य, कोई मतलब कि एक सेंटेंस है, ठीक है, कोई वाक्य है, उसके भाव को, मतलब कि वो जो वाक्य वो क्या कह रहा है, कौन सी फीलिंग दे रहा है, ठीक है, इमोशनल दे रहा है, ठीक है, या फिर थोड़ा सैड फील कर रहा है, या फिर हंसी वाली कोई बात है, ठीक है, या फिर कोई क्रोध वाली है, मतलब कि वो जो शब्द है वो कौन सा भाव उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं बोला कि यहाँ पे चले जाइए अदरवाइज आप पिट जाएंगे, तो ये क्या हो गया, क्रोध वाली बात हो गई ना। तो उसमें जो भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, समझने के लिए प्रयुक्त जो अर्थ है, ठीक है, उसको हम शब्द की शक्ति कहते हैं, ठीक है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनके अर्थ सभी लोगों के लिए समान होते हैं, लेकिन कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुसार लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ अर्थ होते हैं वो उनका मतलब कि सभी लोगों के लिए एक समान होते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि आप यहाँ मतलब कि सभी लोग अंदर आ जाइए, तो कुछ लोग तो कहेंगे कि हाँ प्यार से बोल रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे कि गुस्से में बोल रहा है कि यहाँ आ जाइए, आप चले जाइए यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब है तो समान सभी लोगों के लिए, लेकिन कुछ लोग अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी सिचुएशन के अनुसार, अपनी माइंड के अनुसार उस चीज़ को किस प्रकार ले रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। कोई जैसे मान लीजिए बोलता है कि तुम यहाँ पे चले जाओ, तो बहुत लोग समझेंगे कि हाँ भाई कह रहे हैं चले जाओ, लेकिन कोई कहेगा ये तो गुस्से में बोल रहा है कि यहाँ चले जाओ, ठीक है। इसे तो वो अपने अनुसार आप ले रहे हैं ना गुस्से में, कोई तो समझेगा कि हाँ ऐसे कह रहे हैं जाने तो कोई बात नहीं हम जा रहे हैं, तो अपनी परिस्थिति के अनुसार लोग समझते हैं। क्लियर। अब भाई अगला है यहाँ पर शब्द शक्ति के प्रकार। तो शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी व्याकरण में शब्द के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है अभिधा, दूसरा है लक्षणा, तीसरा है व्यंजना। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद है। फिलहाल आए भी ना आए, वैसे भी आपको जनरली कॉमन क्वेश्चन है, इनको ये तो आपको याद ही रखना चाहिए, ठीक है। क्लियर। अब अगला प्रश्न है कि भाई काव्य दोष क्या है। तो काव्य दोष प्रश्न आएगा, काव्य दोष से आप क्या समझते हैं, काव्य दोष किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। परिभाषा आपको लिखना है कि जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में बाधा उत्पन्न होती है और काव्य सौंदर्य का अपकर्ष होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तत्व के कारण कविता के मतलब कि फिर से सुन लीजिए, जिस तत्व के कारण कविता के अर्थ को समझने में, मान लीजिए आप कोई कविता पढ़ रहे हैं और उसका अर्थ निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके कारण उस अर्थ को समझने में, जो आप कविता पढ़ रहे हैं उसको अर्थ समझने में आपको बाधा, समस्या उत्पन्न होती है। और काव्य का सौंदर्य यानी कि जो कविता है उसकी जो सुंदरता, उसकी जो कोमलता, उसकी जो अच्छाई है, ठीक है, उसमें अपकर्ष आ जाता है। अपकर्ष मतलब ये उसमें जो खराबी आ जाती है एक तरीके से, ठीक है, उसमें समस्या आ जाती है, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, काव्य दोष कहेंगे। क्लियर। काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को ठीक है, काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को काव्य दोष कहा जाता है। काव्य दोषों की कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वो अनलिमिटेड होते हैं, कभी भी कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि काव्य दोष के प्रकार बताइए। तो यहाँ पर पूरा मामला लिखा है, यहाँ पर 4 बताए गए, ध्यान रखेंगे। काव्य दोष के कितने प्रकार होते हैं, ऐसा प्रश्न हो सकता है। काव्य दोष के 4 प्रकारों के बारे में बताइए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो चलिए मेन पॉइंट हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। तो पहला तो यहाँ पर आपको दिख रहा है शब्द दोष। कौन सा? शब्द दोष, वाक्य दोष, रस दोष तथा अर्थ दोष। ये 4 प्रकार के हैं, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो ये रहा यूनिट नंबर 3 पे जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। लगभग सारे मैंने क्लियर करा दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। इसी तरह आप चाहते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में भी कि अच्छे से हम आपको समझाएं और आपकी तैयारी करें तो कमेंट में बताइएगा। ये PDF आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जय हिंद।